गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्या देख रहे थे? मोल कंसेप्ट। ठीक है, पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जो मोल होता है ये सिंपली एक नंबर है जो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। क्लियर है? अब ये नंबर कितना बड़ा नंबर है इसको रियलाइज कराने के लिए हम आपको यूनिवर्स बता रहे थे, और यूनिवर्स के एक बड़े एंटिटी के बारे में बताए थे जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? गैलेक्सी। अब हम लोग जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइंस, उस यूनिवर्स का क्या नाम दिया गया है? फिजिकल यूनिवर्स। तो अब फिजिकल यूनिवर्स में टोटल कितने गैलेक्सी हैं? तो इनका नंबर है 10⁻11। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि 10⁻11 गैलेक्सी में कितने स्टार होंगे। तो इसके लिए हमको ये मालूम करना होगा कि एक गैलेक्सी में कितने स्टार होंगे। अकॉर्डिंग टू साइंस अप्रोक्सीमेट 10⁻11 स्टार्स आर प्रेजेंट इन वन गैलेक्सी। ओके, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें जो गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे दुग्ध श्रृंखला, उसके आकाश गंगा यानी कि जो सन के द्वारा बनाया हुआ सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसी में हम लोग रहते हैं। तो ये जो आकाश गंगा है इस तरह के टोटल 10⁻11 आकाश गंगा है भौतिक ब्रह्मांड में। क्लियर है? 10⁻11 आकाश गंगा है, और एक आकाश गंगा में 10⁻11 स्टार है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो हमारे एक गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार है। मतलब एक मिल्की वे में 10⁻11 स्टार हैं सूर्य जैसे। क्लियर है? और इसको एक बार समराइज कर देते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, इसमें 10⁻11 गैलेक्सीज हैं। कितने गैलेक्सीज हैं? 10⁻11 गैलेक्सीज हैं। और ईच एंड एवरी गैलेक्सीज में कितने स्टार हैं? 10⁻11 स्टार हैं। क्लियर है? चलिए तो आगे देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे फिजिकल यूनिवर्स में टोटल स्टार कितने हो गए? टोटल स्टार्स कितने हो जाएंगे? 10⁻11 इंटू 10⁻11 इक्वल टू 10⁻22। क्लियर है? जबकि हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो वहां पे मेरा एक मोल कितने के बराबर था? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। और ये एवोगाड्रो नंबर कितने के बराबर था? 6.022 इंटू 10⁻23। अब बताइए कौन सा जो नंबर है वो ज्यादा है? यानी फिजिकल यूनिवर्स यानी हमारे आकाश में जितने तारे हैं उससे ज्यादा एंटिटी है एक मोल में। कितना ज्यादा है? तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 60 टाइम्स। कितना? 60 टाइम्स। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा क्वांटिटी है 1 मोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ये मोल को इंट्रोड्यूस करने का जरूरत ही क्यों पड़ा? फिजिकल साइंस में, आई मीन फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि इतने बड़े क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा? हो ना, आपके मन में तो ये विचार आएगा ना कि आकाश में टोटल जो तारों की संख्या वो 10⁻22 है। ठीक है, और हम जो मोल पढ़ रहे हैं ये उससे 60 टाइम्स ज्यादा है अप्रोक्सीमेटली, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। तो ऐसा क्या जरूरत आ गया कि इतने बड़े संख्या को एमिडो एवोगाड्रो सर ने इंट्रोड्यूस किया? तो आइए उसको देखते हैं कि क्या ऐसा जरूरत आ गया था। उसके लिए हमको समझना होगा पहले एटम को, कि एटम क्या होता है। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि आप लोग नहीं जानते हैं एटम क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को बता रहा हूं कि एटम क्या होता है। आप किसी भी एलिमेंट को ले लीजिए। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को ले लीजिए। एज फॉर एग्जांपल जैसे आप कंसीडर कीजिए कि आपने आयरन रॉड ले लिया। क्या ले लिया आपने? आयरन रॉड। आयरन रॉड ले लिया। इमेजिन करेंगे कि ये आयरन रॉड पूरी तरह प्योर है। ये आयरन रॉड कैसा है? ये आयरन रॉड जो आपने लिया, लोहे का एक छड़ ले लिया, और इमेजिन करेंगे कि वो लोहे का छड़ पूरी तरह से शुद्ध है।
मतलब उसमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई है। उसके बाद इस लोहे के रॉड को हम लोग तोड़ना शुरू करेंगे, काटना शुरू करेंगे, पीसना शुरू करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा तोड़ेंगे। अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उससे ज्यादा आप इसको नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो उस आयरन का क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट होगा ना, स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग एटम को क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एन एलिमेंट, क्लियर है। अब चूंकि ये स्मॉलेस्ट है तो इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है क्या, अगर ये सूक्ष्मतम है, सबसे छोटा है, तो इसको और ज्यादा तोड़ा जा सकता है कि ना, नहीं तोड़ा जा सकता है, इसीलिए तो हम लोग उसको सूक्ष्मतम बोल रहे हैं ना। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। और क्या ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है, तभी तो हम लोग को आयरन का ऑक्साइड ये सब मिलता है ना, अगर नहीं करता तो नहीं मिल पाता ना। विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड एंड टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, एंड टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है, जो एटम है जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु, यह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जिसको और अधिक छोटे में नहीं तोड़ा जा सकता। जाहिर सी बात है, जब सूक्ष्मतम बोल ही दिया गया तो उसको और ज्यादा हम कैसे तोड़ सकते हैं। क्लियर है यहां तक। अब आइए आगे देखते हैं। अब सोचिए कि ये बहुत छोटा हो गया है, बहुत छोटा हो गया, तो हम लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं क्या, नहीं इमेजिन कर सकते हैं। इस बात को समझिएगा, नहीं इमेजिन कर सकते हैं। तो जब नहीं इमेजिन कर सकते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा छोटा होगा, और उसी को हम लोग क्या बोल दिए, एटम। क्लियर है। अब अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि उस एक एटम का मास बताइए, ठीक है, जैसे हम एज फॉर एग्जाम्पल कार्बन ले लेते हैं, कार्बन के एक एटम का मास बताइए, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, व्हाट विल बी मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, एन एटम ऑफ कार्बन। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमको नहीं मालूम है। अब बोलिए, इसी को अगर हम ऐसे बोलेंगे कि आप एक तरबूजे का मास बताइए, तो आराम से आप उसको मेजर कर सकते हो किलोग्राम में, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब आपसे पूछा गया कि एक कार्बन के एटम का मास बताइए, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इतना छोटा क्वांटिटी हो जाएगा कि हम लोग उसको केजी या ग्राम में मेजर नहीं कर सकते हैं। अब यही रीजन था कि एवोगाड्रो नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। ये समझना बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत फायदा आएगा जो अभी हम बता रहे हैं। ठीक है। अब एक एटम के मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट डेवलप किया गया, उस यूनिट को बोला गया एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोला गया, एटॉमिक मास यूनिट। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं बाबू, परमाणु द्रव्यमान इकाई, और बाद में इसको बोला गया यूनिफाइड मास। तो हम लोग इसको एएमयू या यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एएमयू में एटॉमिक मास यूनिट, और बाद में इसको यूनिफाइड मास बोला गया, तो हम लोग इसको सिर्फ यू से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए फर्दर हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो अब हमको से पूछा जाएगा कि मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, तो इसको हम लोग कितना बोलेंगे,
12, लेकिन 12 तो संख्या है ना, तो हमको से क्या पूछा जा रहा है, मास पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से मास का जो यूनिट होगा, मास का जो यूनिट होगा वो यूनिट हमको यहां लिखना होगा। क्लियर है ना। तो मास का यूनिट क्या, एटम के मीटर के लिए कौन सा यूनिट हम लोगों ने डेवलप किया, उसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा 12 AMU, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 U। क्लियर है। अब देखिए, अब ये हमारे लिए कोई यूज का नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया ये हमारे लिए किसी यूज का नहीं है, क्योंकि जब हम किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या लैब में काम करेंगे तो एक एटम के साथ हम काम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं ना। 2 एटम के साथ काम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। 2000 एटम के साथ बिल्कुल नहीं। 2 करोड़ अरबों एटम के साथ नहीं कर सकते हैं। हमको जब भी काम करना होगा ना, तो ये जो मास है, ये मास हमको ग्राम में चाहिए, तभी हम लैब में काम कर सकते हैं। एक बड़े मास के क्वांटिटी में हमको चाहिए इस कार्बन के एटम का मास, तभी हमारे लिए यूजफुल है। नहीं तो इतना छोटा हो जाएगा तो फिर तो हम लोग किसी तरह का कोई उसका प्रैक्टिकली यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो किसी तरह का कोई रिसर्च ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो अगर इस AMU को हम लोग ग्राम में बदल दे तो, यानी अगर हमसे बोला गया कि मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन, तो यहां पे कितना है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मास ऑफ कार्बन कितना था हमारे पास 12 AMU। अगर 12 AMU की जगह अगर ये 12 ग्राम हो जाए तो अब तो हम लोग आराम से इसके साथ कर सकते हैं ना, रिएक्शन में यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि 12 ग्राम मीजर करना काफी आसान है, बहुत आसानी से हम लोग 12 ग्राम मीजर कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब कितने एटम का मास 12 ग्राम होगा, 1 मोल एटम का मास। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन। क्लियर है। तो यहां से हमको क्या कंसेप्ट मिला जो कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हम आपको पढ़ाते समय बता दिए थे कि हम लोग को क्या चाहिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्लियर है बच्चों, यही 3 चीज ना हम लोग को चाहिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो यहां से हम लोग को क्या कंसेप्ट मिला कि जो एक एटम का मास होता है AMU में, वही मास होता है 1 मोल एटम का ग्राम में। क्लियर हो गया। जो एक एटम का मास होता है AMU में, वही मास होता है 1 मोल एटम का ग्राम में। क्लियर है। जैसे हम यहां पे लिखें 12 AMU, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ an atom of carbon, an atom of carbon। क्लियर है। अब अगर यहां हम लिख दिए 12 ग्राम, क्या लिख दिए बच्चों 12 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन। क्लियर हो गया। आइए इसको और थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं, फिर से इसको देखते हैं। अगर हम लिखते हैं 12 AMU या 12U, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, एन एटम ऑफ कार्बन। क्लियर है। और इसी को अगर हम लोग लिखते हैं 12 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन। क्लियर है बच्चों। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं, Na एटम्स ऑफ कार्बन।
इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। आया ये कंसेप्ट समझ में? इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जहां भी आपसे यू के टर्म, यूनिफाइड मास के टर्म में पूछा जाएगा, इसको यूज कर लेना है। जहां भी आपसे ग्राम के टर्म में पूछा जाएगा, इसको यूज कर लेना है। और कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें ग्राम को ए म्यू के साथ कोरिलेट कर दे रहा है, तो फिर आपको इस कंसेप्ट को यूज कर लेना है। ठीक है बच्चों, होप कि आप लोगों ने कुछ समझा होगा आज, और हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।